सो गुड इवनिंग गाइस, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो so far we have discussed about the quality related topics only. Today I'm not going to discuss about the quality. Let's discuss something different. So that is capacity evaluation, right? So if you are running a business or you are working in a company in which you have to cater the customer demand. Customer can be a OEM. For OEM, it can be a open market. Ultimately, you have to cater the demand which you are getting from the customer. No matter who is your customer. So without capacity evaluation, it is not guaranteed you are going to fulfill the demand because you don't have any proper calculation, you don't have proper data. So you give me 10 minutes, and in 10 within a 10 minute I will let you know how to do the capacity evaluation, which can give you a guarantee you are going to fulfill the customer demand without any failure. So let's start. For example, you are manufacturing the side panel, a part. You can take any, you can assume any part, like it can be home appliance, or it can be a automotive component part, or it can be the part can be related to the mobile industry or the aviation industry, right? Any or any defense equipment related part. So for example, you got a demand from your customer 2 lakh part, right? So first you have to convert this 2 lakh demand. You get the, for example, you get the demand from your customer 2 lakh monthly. So you have to convert it into the daily production, right? Ki on daily basis how many part you have to deliver. So now you will see ki in daily finished good delivery I have divided it by 25. तो now you will say कि मंथ में तो 30 डेज होते हैं, आपने 25 डेज क्यों लिया है? तो इसका बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप अगर प्रॉपर प्लानिंग करनी है तो आप 30 डेज पर प्लान नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। यू डोंट हैव द बफर, और यू डोंट, पहली चीज तो ये है कि कोई भी कंटिन्यूस काम नहीं कर सकता। पहला पॉइंट तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर ड्यू टू विच वी टेक 25 डेज। तो पहली चीज तो ये आप कंटिन्यू काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप बफर कंसिडर नहीं करोगे, राइट, 4 तो संडे होते ही है हमारे यहाँ जनरली, तो एटलीस्ट उनको लो। एक दिन आप ब्रेक डाउन वगैरह रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए लो। तो मैं तो जब भी प्लानिंग कंसिडर करता हूँ तो अपना 5 डेज कंसिडर करता हूँ, तो उसका कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। कुछ भी अनसर्टेनिटीज अगर हो जाती हैं आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, तो आपके पास बफर होगा, आप उसको कोप अप कर सकते हैं, उस टाइम पे मैनेज कर सकते हैं। जो आपके पास बफर टाइम है, आपने प्लानिंग ही 30 डेज के बेस पर कर रखी है, कोई भी अनसर्टेनिटी होती है, देन इट इज गोइंग टू हिट योर कस्टमर डिमांड, राइट? यू कैन नॉट फुलफिल द कस्टमर डिमांड। तो हम इसलिए जनरली मोस्टली इंडस्ट्रीज में 25 डेज और 24 डेज लेते हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, बट यस, नो वन टेक 30 डेज। इफ एनीवन इज टेकिंग 30 डेज, सो इट इज अ बिग मिस्टेक इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? तो मैंने यहाँ क्या किया, 25 डेज से इसको डेली डिमांड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा आया कि 2 लाख अगर मुझे मंथ में फुलफिल करना है, 2 लाख मुझे सप्लाई करना है, तो मुझे डेली प्रोडक्शन 8,000 की करनी पड़ेगी, 8,000 मुझे बनाना पड़ेगा। अब मान लो इंजेक्शन प्रोसेस, मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिससे ये पार्ट बन रहा है वो इंजेक्शन है। अब कोई भी प्रोसेस है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होता है, ठीक है? हर प्रोसेस की अपनी लिमिटेशंस हैं, तो उसमें रिजेक्शन होगा ही होगा। अब वो डिफरेंट पार्ट टू पार्ट वेरी करेगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोसेस वेरी करेगा, राइट? यील्ड रेट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 99% टू इट कैन बी 80% टू, इट्स डिपेंड, और इट कैन बी 70% टू, इट्स डिपेंड कि व्हाट इज योर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एंड व्हाट इज योर पार्ट और कंपोनेंट, राइट? तो ये 2-3 चीजें फैक्टर रहते हैं जिसके बेस पे हम यील्ड रेट को डिसाइड करते हैं। और जब मैं यील्ड रेट की बात करूंगा, तो जब मैं प्लानिंग कर रहा हूं, तो आपने देखा होगा मैंने यहाँ से इसको 94 कंसिडर किया है कि इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इससे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 8500 प्लस पार्ट प्रोड्यूस करूंगा इंजेक्शन प्रोसेस से, तब मैं अपने 8,000 की प्रोडक्शन, 8,000 की जो मेरी गुड है,
डिलीवरी मुझे देनी है वो फुलफिल कर सकता हूँ। क्यों? उसका रीजन ये है 85% में अगर करूंगा तो मेरा जो रोल्ड थ्रूपुट यील्ड है, इसमें ज्यादा जाऊंगा नहीं, मैंने एक वीडियो बना रखा ऑलरेडी RTY का, तो उस पर आप जाके चेक कर सकते हो कि क्या है नहीं, और रोल्ड थ्रूपुट यील्ड के बारे में भी, यील्ड के बारे में भी। तो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो रोल्ड थ्रूपुट यील्ड निकला मेरा इंजेक्शन यील्ड का और उसके मल्टीप्लाई करके। तो जो इंजेक्शन यील्ड आप बोलोगे, इंजेक्शन यील्ड और गेट पॉइंट जो कटिंग है, ये दोनों सब प्रोसेस है, राइट? तो ये दोनों बेसिकली आपने 99% या 95% कैसे लिया? तो गाइस अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस और इट इज बेस्ड अपॉन द पार्ट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आप डिसाइड करते हो और जो आप लेते हो, जो आपका पास्ट ट्रेवल डेटा है, उसके बेस पे ये दोनों चीजें डिफाइन करती हैं कि मुझे 95% लेना है, 99% लेना है। तो ये आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, क्या कंपोनेंट है, और पास्ट में क्या सिनेरियो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोसेस और कंपोनेंट को लेके, तो उसके बेस पे हम यील्ड रेट डिफाइन करते हैं। तो मैंने इसको 94% एज्यूम करके चला कि मेरा 94% यील्ड रहने वाला है। अगर मैं 100 पार्ट प्रोड्यूस करूंगा इंजेक्शन में, तो केवल 94 पार्ट ही मेरे ओके निकलेंगे। तो मैंने क्या, अगर मुझे 8000 मुझे सप्लाई करनी है, 8000 मुझे सप्लाई करना है, तो मेरा 94% यील्ड के साथ मुझे 8500 पार्ट बनाने होंगे। तब मैं फिनिश गुड मुझे निकालना होगा 85%, तब मैं जाके ये इंजेक्शन से मुझे 100 पार्ट निकालने होंगे, तब जाके मैं उसको 8000 सप्लाई कर सकता हूँ, राइट? अब बात आती है 8500 बनाने के लिए मुझे कितने की प्रोडक्शन करनी होगी। ये 8500 तब है जब आपकी मशीन 100% चल रही है, राइट? अगर आपकी मशीन 100% रेट के साथ चल रही है, ये ठीक है, तब आप 8500 निकालोगे, तब जाके आप 8000 अचीव करोगे। बट कभी भी जब भी इंजेक्शन प्रोसेस जो बेसिकली टोटली मशीन ओरिएंटेड प्रोसेस है, आप उसमें 100% प्लानिंग के साथ या यूटिलाइजेशन के साथ उसमें नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अगेन आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं। कोई भी मशीन है उसकी अपनी लिमिटेशन है, राइट? तो जैसे इंजेक्शन मशीन है, मैंने यहाँ पे 95% लिया। जनरली इंडस्ट्री यूटिलाइजेशन रेट 90 to 95% के बीच में लेती है। अगेन यहाँ पे वही है कि प्रोडक्ट क्या है और मशीन क्या है, ठीक है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या, उसके बेस पर आप यूटिलाइजेशन रेट डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने मान के चला कि मेरी मशीन 100% इफिशिएंसी के साथ काम नहीं करेगी, 95% इफिशिएंसी के साथ काम करेगी, या मैं अपनी मशीन को 95% यूटिलाइज कर सकता हूँ जो उसकी कैपेबिलिटी है। यानी कि मेरी मशीन की कैपेबिलिटी 100 पार्ट प्रोड्यूस कर सकती है अगर कंटिन्यू बिना एनी स्टॉपेज और बिना एनी ब्रेकडाउन अगर रन करता हूँ। बट मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि 5% कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, मैं केवल 95% ही यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ अपनी मशीन का, तो मैंने 95% लिया। तो कहने का मतलब ये है, मैं अपनी मशीन को जब 95% यूटिलाइजेशन के साथ रन करूंगा, तो मुझे जो मेरी डेली मुझे जो डिमांड है, जो मुझे निकलना चाहिए प्रोडक्शन, वो मैं अगर 8900 पार्ट निकालूंगा, तब मैं अपना 88,000 का प्रोडक्ट जो मेरी डिमांड है वो मैं फुलफिल कर सकता हूँ, राइट? तो मतलब कहने का ये है, मैं अपने जो मेरा इंजेक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उससे 8900 पार्ट जब मैं निकाल दूंगा, अगर निकलेंगे तब ही मैं जाके ये जो मेरी डिमांड है 8000, ये मैं अचीव कर सकता हूँ। अगर मेरा 8900 से कम आउटपुट निकल रहा है मशीन से इटसेल्फ, उसके बाद आपको क्वालिटी इश्यूज भी होंगे जब आप इंस्पेक्शन में निकालोगे, कुछ गेट कटिंग प्रोसेस में भी आपके चले जाएंगे, राइट? तो समझो आपकी डिलीवरी फेल होने वाली है इन केस अगर आप 8900 एटलीस्ट नहीं निकाल रहे हैं, राइट? तो अगर आप निकाल रहे हैं तो आप 100% डिलीवरी को अचीव करने जा रहे हैं। तो बात आती है कि भाई ठीक है, ओके 8900 में निकालूंगा, बट मुझे नंबर ऑफ मोल्ड कितने चाहिए इस पार्ट को निकालने के लिए, राइट? तो अगेन अब मोल्ड कितने चाहिए, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा एक मोल्ड निकाल कितना सकता है, राइट? हमारे पास टाइम कितना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास हम प्लांट को एक शिफ्ट में रन करना है, ठीक है, एक शिफ्ट में रन करना है, राइट? और या 2 शिफ्ट में रन करना है। इंजेक्शन को जनरली 2 शिफ्ट में रन करते हैं, क्योंकि जितना आप इंजेक्शन मशीन को जितना आप कंटिन्यू रन करोगे उतना अच्छा है, आपका यील्ड अच्छा रहेगा, ठीक है, कंसिस्टेंसी अच्छी रहेगी, और जो आपके डायमेंशंस वगैरह है वो प्रॉपर रहेंगी, अचीव रहेंगी, अच्छी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, क्वालिटी हर एक एस्पेक्ट से, क्वालिटी, एफिशिएंसी और हर एक एस्पेक्ट से, राइट? तो फॉर एग्जांपल हमने अपना
हम जो मशीन कर रहे हैं, जो हम प्रोसेस रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 शिफ्ट रन किया, मेरी जो मशीन का जो साइकिल टाइम है, मतलब एक पार्ट को प्रोड्यूस करने का जो सीटी है वो 35 सेकंड में एक पार्ट में निकाल के रख दे रहा हूँ बाहर। अब मेरे पास अवेलेबल टाइम कितना है? 7.2 आवर। अब आप बोलोगे कि भाई जनरली तो कंपनी 8 आवर पर रन करती है, तो आपने 7.2 आवर कैसे लिया? तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या काम किया, 30 मिनट लंच के निकाले। भाई कोई भी है जो बंदा वहां काम कर रहा है, खाना भी खाएगा ना, रिफ्रेशमेंट भी चाहिए उसको, कंटिन्यू तो कोई काम कर नहीं सकता। तो जनरली इंडस्ट्री में क्या करते हैं, 10-10 मिनट के 2 ब्रेक और 30 मिनट का ब्रेक डाउन और लंच ब्रेक कंसिडर करते हैं। तो ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि आउट ऑफ 8 आवर 7.2 आवर हमारे पास अवेलेबल टाइम है। वैसे तो जनरली कंपनियां एक चालाकी और करती हैं, एक्चुअल में जो वर्किंग कराती है वो 9 आवर कराती है। आपका प्रोडक्शन हमेशा 8 घंटे चलेगा ही चलेगा। जो क्या कहते हैं, आपके ये ब्रेक वगैरह है जो वो एक्स्ट्रा आवर है, जो 9 आवर है टोटली कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा आवर है उसमें कवर हो जाता है। तो जनरली आप 8 घंटे ही काम करते हो, बट हम प्लानिंग में ऐसे कंसीडर नहीं करते। हम उसको शिफ्ट को हम 8 आवर की ही एज्यूम करेंगे करते हैं, और उसमें भी हम ब्रेक टाइम 30 मिनट और 10 मिनट के 2 टी टाइम हम कंसीडर करते हैं। तो उसके बेस पे मेरा निकल के आया 7.2 आवर का, जो मेरे पास अवेलेबल टाइम है एक शिफ्ट में। अब मान लो मैं 2 शिफ्ट रन कर रहा हूँ, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 72 में। तो मेरा जो यूपीएच निकल के आया, यूपीएच अगर मैं देखूं तो मेरे 35 सेकंड में एक पार्ट बनना, राइट? तो मेरे पास एक घंटे में कितना टाइम है? 3600 सेकंड है। तो मेरा 103 पार्ट में एक घंटे में बना सकता हूँ। तो जब मैं एक घंटे में इतने पार्ट बना सकता हूँ, तो मैं शिफ्ट के वाइज कैपेसिटी निकाल लूंगा मेरी एक मोल्ड पे, राइट? ठीक है। तो अब मैंने क्या काम किया, नंबर ऑफ मोल्ड निकालने के लिए मेरी डिमांड कितनी थी? मेरी डिमांड थी J7, बोले तो ये मुझे चाहिए, इतना मुझे निकालना है। ठीक है। इतना निकालने के लिए मुझे कितना मुझे वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इतना निकालने के लिए मुझे कितने मोल्ड चाहिए? तो उसके लिए जो मेरी कैपेसिटी है वो निकाल लो, कितनी शिफ्ट मुझे रन करनी है, कितना यूपीएच मुझे चाहिए, कितना कितना यूपीएच मेरा है, कितना अवेलेबल टाइम मेरा है। तो तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे नंबर ऑफ मोल्ड निकल के आ गए। तो अब हम ये कह सकते हैं, अगर मुझे 2 लाख का प्लान, 2 लाख मुझे पार्ट डिलीवर करने हैं, तो मुझे 6 मोल्ड रन करने होंगे इस पूरे मंथ में, तब जाके मैं डिलीवर कर सकता हूँ 2 लाख प्लान। तो ये तो मेरी कैपेसिटी वैल्यूएशन रहा बेस्ड ऑन डिमांड, कि मेरी डिमांड कितनी आई और मुझे कितने मोल्ड ओपन करने होंगे, रन करने होंगे, जो मैं उसको फुलफिल कर सकता हूँ। अब दूसरा ऐसा हो सकता है कि आपके पास कस्टमर आता है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है, आप कितना बना के दे सकते हो मुझे। ठीक है। मतलब अब कस्टमर आपसे पूछ रहा है आप मुझे कितना दे सकते हो, आपके पास फैसिलिटी है, डिमांड नहीं है। डिमांड जितना आप बता दोगे कस्टमर उतना उठा लेगा, तो आपको अभी वैल्यूएट करना है बेस्ड ऑन अवेलेबल फैसिलिटी। तो अब हम उस पर डिस्कस, उसमें कुछ नहीं है, जस्ट जो हमने कैपेसिटी वैल्यूएशन बेस्ड ऑन डिमांड किया है, तो उसमें हम बेस्ड ऑन फैसिलिटी, अवेलेबल फैसिलिटी करेंगे। ठीक है। तो उसमें सेम इसका अपोजिट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेस्ड ऑन, अगर मैं इसको यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको बेस्ड ऑन फैसिलिटी, अवेलेबल फैसिलिटी किया। तो मेरे पास कितने मोल्ड है? अगर मेरे पास 6 मोल्ड है, राइट, सीक्वेंस वही है, बस जस्ट अपोजिट होता हुआ चला जाएगा। तो मान लो मेरे पास 6 मोल्ड है, तो मैं यहाँ पे 1,97,586 इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ, नियरली 2 लाख प्रोडक्ट आराम से निकाल सकता हूँ 6 मोल्ड पे। ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें वेरिएशन क्यों आ रहा है? तो एक्चुअली आप देखोगे यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ मोल्ड आपके 6 नहीं होंगे, कुछ देखो ऐसे ही। तो ये जो वेरिएशन आ रहा है 0.073, इस मोल्ड की वजह से ये इतना क्वांटिटी में मिलेगा। ऐसे ही माइन्यूट माइन्यूट मिलके ये जो डिफरेंसेस आ रहा है आपका 200 समथिंग, ये इसकी वजह से आ रहा है, राइट? बट आप जब 6 मोल्ड रन करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव दिस 2 लाख। अब यहाँ पे अब आपने ये, आप बोलोगे कि ठीक है आपने वैल्यूएशन प्रोसेस आपने किया कैसे? तो कुछ नहीं किया, जो जो मैंने आपको बेस्ड ऑन डिमांड बताया था उसमें वो मैंने अपोजिट कर दिया कि भाई 6 मोल्ड है, 2 शिफ्ट में रन करूंगा, 35 सेकंड का मेरा साइकिल टाइम है, यूपीएच का कैलकुलेशन मेथड अवेलेबल। तो मेरी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी हो गई? डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई, इंजेक्शन कैपेसिटी मेरी कितनी हो गई कि मैं 35 सेकंड के साइकिल टाइम के साथ, इतने अवेलेबल टाइम के साथ 2 शिफ्ट में रन करूंगा 6 मोल्ड को, तो मैं इतना प्रोड्यूस कर दूंगा। ठीक है। अब बात आती है, अब इसको मैं इतना कर सकता हूँ, लेकिन मैं मशीन अपनी 95% यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। तो मैं डेली जो मेरा फिनिश गुड निकल रहा है
डेली जो मेरा प्रोडक्शन निकल रहा है बेसिकली वो कितना निकल रहा है, वो मेरा निकल रहा है 85,400, बट अब इसमें 8400 में आपका रिजेक्शन भी होगा। तो जब मैं इसको RTY से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा कितना निकला, जो डेली प्रोडक्शन निकली फिनिश गुड में जो अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ वो मेरा हुआ 7903 पार्ट। और फिर अगेन इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, जो मंथ में मैंने आपको बताया था 25 कंसिडर करना है, तो आप पे मंथली डिमांड आ गई। यानी कि जब मैं 6 मोड रन करूंगा तो इतने इतने इतना पार्ट मैं इजीली प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अब बात आती है कि ठीक है सर, आपने आपने तो ये जो है एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था उसके बेस पे बता दिया, तो सेम कुछ नहीं करना है आपको, सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, ठीक है, और सेम कॉन्सेप्ट के साथ प्रोसेस ऐड ऑन करते जाएंगे। तो अब मान लो आप एक साइड पैनल बना रहे हो, लो मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करते हैं कि अगर मल्टीपल प्रोसेस है आपके पास। लाइक फॉर एग्जांपल आप प्लास्टिक पैनल बना रहे हो कोई, राइट, उसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, असेंबली, पेंटिंग और इंजेक्शन मोल्डिंग, इन 3 को मिलाकर वो पार्ट कंपोनेंट बनना है। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, कैपेसिटी वैल्यूएशन कैसे करेंगे कि मुझे कितने मोल्ड ओपन करने हैं। यहाँ पे 3 मैन्यु, आप ध्यान रहे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि बहुत से लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते टाइम इंजेक्शन की प्लानिंग अलग कर लेंगे, पेंटिंग की प्लानिंग अलग कर लेंगे, असेंबली की प्लानिंग अलग कर लेंगे। बहुत गलत प्रोसेस है ये, बहुत गलत वैल्यूएशन मेथड है। जब आप कैपेसिटी वैल्यूएशन कर रहे हैं तो तीनों को आपको एक दूसरे के साथ लिंक करना है। रीजन उसका ये है, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली अगर किसी में कुछ भी हुआ, कोई से भी प्रोसेस में ब्रेक डाउन आया, कुछ भी अनसर्टेनिटी आई, देन यू आर गोइंग टू हिट द कस्टमर डिमांड। तो आपको अपना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कैपेसिटी वैल्यूएशन जब कर रहे हैं तो तीनों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को आपको एक दूसरे के साथ लिंक करना है। तो पहले अगर मैं डिमांड में, वैसे मैं अगर देखूं तो प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, प्रोडक्ट मेरा बन रहा है इंजेक्शन हुआ, पेंटिंग हुआ, फिर असेंबली हुआ, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट क्या जा रहा है मेरा, असेंबल होकर मार्केट में जा रहा है। तो जब मैं प्लानिंग करूंगा कि मुझे 2 लाख प्रोडक्ट मार्केट में भेजने हैं तो मैं इसको अपोजिट करके चलूंगा। पहले मैं देखूंगा कि 2 लाख प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे असेंबली कितने की करनी पड़ेगी, पहले वो निकालूंगा मैं, मुझे कितनी लाइन चलानी है असेंबली में वो निकालूंगा मैं। उसके बाद असेंबली की वो डिमांड फुलफिल करने के लिए जिससे कि वो मार्केट की डिमांड फुलफिल कर सके, पेंट शॉप मुझे कितनी शिफ्ट में चलानी है, उस वहां से कितना प्रोडक्शन निकालना है, फिर वो प्लानिंग करूंगा मैं, ठीक है, जिससे कि मेरी असेंबली इफेक्ट ना हो और वो मार्केट को फुलफिल कर सके। फिर मैं आऊंगा इंजेक्शन प्रोसेस पे कि इंजेक्शन प्रोसेस से आखिर में कितना निकालूं जो ना तो मेरा पेंटिंग में इफेक्ट आए और ना ही पेंटिंग के बाद फिर मेरा असेंबली लाइन पे इफेक्ट आए। तो इसलिए मैं रिवर्स में चलूंगा। अगर मैं पहले ही प्रोडक्शन इंजेक्शन कर लूंगा तो वहां एक रिस्क है कि तरीका सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, ठीक है, रिस्क है वहां, इम्पैक्ट आएगा, आपकी कैपेसिटी वैल्यूएशन का तरीका जो है वो गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने क्या किया कि अगेन मेरे पास मान लो फॉर एग्जांपल 2 लाख की डिमांड थी, ठीक है, 20,000 2 लाख की डिमांड थी, मुझे 8,000 चाहिए था पर डे। यहाँ पे मैं किया मैंने 25 से डिमांड, 25 से उसको डिवाइड कर दिया, राइट। अब मान लो मुझे मेरा जो असेंबली का यील्ड रेट है वो मेरा कितना है, 98% है। तो मुझे कितना निकालना, कितना बनाना पड़ेगा असेंबली में जो मैं इसको, तो मुझे बनाना पड़ेगा 8163 पीस, तब जाके मैं ये 8,000 फुलफिल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो यील्ड है 98%, यानी कि 2% का रिजेक्शन चल रहा है। तो जो यील्ड रेट या RTY में कंफ्यूज मत होना, मैं ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसको अचीव करने के लिए मुझे कितनी लाइन रन करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ लाइन निकालना है मुझे कि भाई मुझे 8163 पीस बनाने हैं इस महीने, हर दिन कस्टमर की डिमांड को कैटर करने के लिए। तो मुझे कितनी लाइन ओपन करनी पड़ेगी इस मंथ। तो उसके लिए अगेन मुझे सिर्फ पता होना चाहिए, मुझे साइकिल टाइम पता होना चाहिए, अवेलेबल टाइम पता होना चाहिए, जिसके बेस पर तुम यूपीएच निकालोगे। यूपीएच तुम्हारा साइकिल टाइम और अवेलेबल टाइम के बेस पे निकलेगा, ठीक है। तो अगेन उसके बेस पे आप नंबर ऑफ लाइन, तो अगर मैं बात करूं, अगर मुझे शिफ्ट 1 चलानी है तो 5 लाइन चलाऊंगा, ठीक है, 5 लाइन ओपन करूंगा। अगर मुझे शिफ्ट 2 चलानी है तब मैं 2 लाइन भी मेरी इनफ है, कैटर कर देंगी ये रिक्वायरमेंट, राइट। देखो आप यहाँ पे चेंज हो गई, जैसे ही मैंने शिफ्ट चेंज किया यहाँ पे लाइन शिफ्ट चेंज हो गई, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 1 लाइन, एक ही लाइन चला, मान लो एक शिफ्ट चलाऊंगा, बस लाइन 5 ओपन कर दूंगा, ठीक है। तो मुझे, मैं ये इजिली डिमांड फुलफिल कर सकता हूँ। अब असेंबली लाइन को जो पार्ट चाहिए
ठीक है, असेंबली लाइन को जो इनपुट चाहिए जिसके बेस पर वो करेगा, मतलब आपका फुलफिल करेगा डिमांड, वो उसको चाहिए इतना इतना पार्ट हमेशा उसे इनपुट पे मिले। ठीक है, तो इतना पार्ट इनपुट पे देने के लिए मुझे पेंटिंग में क्या करना पड़ेगा, अब मैं पेंटिंग का एवोल्यूशन करता हूँ पेंटिंग पे। अब मान लो पेंटिंग का यील्ड रेट अगर 90% है, ठीक है, तो पेंटिंग से मुझे कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, पेंटिंग से मुझे 9070 पीस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। इसका 90% से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो जाके जो निकलेगा वो मुझे पेंटिंग से प्रोड्यूस करना है। जब तक मैं इतना पार्ट पेंटिंग से प्रोड्यूस नहीं करूंगा तब तक मैं असेंबली की जो डिमांड है, असेंबली चूंकि पेंटिंग का कस्टमर है तो वो डिमांड फुलफिल नहीं होगी, असेंबली की डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो जो कंपनी का कस्टमर है वो हिट होने जा रहा है, राइट। तो मुझे इतने पार्ट निकालने ही है डेली बेसिस पे। तो अब अगेन आता है कि भाई इतने पार्ट मुझे लाइनें कितनी, पेंटिंग लाइन कितनी ओपन करनी पड़ेंगी, राइट। तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे मैंने सीटी नहीं लिया है, ठीक है, कैपेसिटी ले लिया। मान लो मेरी लाइन की कैपेसिटी पर से 5000 मेरा प्रोड्यूस कर सकती है पेंट, ठीक है, पार्ट निकाल सकती है इंक्लूडिंग वो रिजेक्शन, वो मैंने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया। 5000 पार्ट निकाल सकती है तो यहाँ पे निकाल लो। यहाँ देखो ऑलमोस्ट 1.8 लाइन आ रही है, ठीक है, तो इतनी लाइन चलाऊंगा मैं। अब इसे शिफ्ट अगर मैं कर दूंगा 2 तो ये मेरी एक ही लाइन आ जाएगी, एक लाइन में काम बन जाएगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इसको 2 लाइन चला, तो मेरे एक लाइन चलाऊंगा मैं तो मेरा आराम से जो भी मेरी डिमांड है असेंबली लाइन की वो फुलफिल हो जाएगी। अब बात आती है कि असेंबली लाइन को कितना, पेंटिंग लाइन को कितना इनपुट दूं जिससे कि वो मेरा इजीली फुलफिल कर सके डिमांड असेंबली की और असेंबली फुलफिल कर सके मेरे कंपनी के कस्टमर की। तो आ जाते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन पे सेम प्रोसेस, सेम डिट्टो चीजें जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी, ठीक है, सेम वही फॉलो किया। बस अब इसमें जो मेरा पहले मैं क्या कर रहा था, डायरेक्ट कस्टमर की डिमांड ले रहा था। अब इसमें इंजेक्शन का कस्टमर कौन है, पेंटिंग। पेंटिंग को कितने पार्ट चाहिए, इतने पार्ट निकालने हैं उसे, तो इतनी सप्लाई करनी होगी। तो मैंने उसको इनपुट जो दे दिया, जो डेली इनपुट हो गया वो कितना हो गया, इतने परसेंट की यील्ड रेट के साथ काम करूंगा तब इतने पार्ट अचीव करने के लिए मुझे कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मुझे 9644 पीस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, तब जाके मैं इतना पार्ट प्रोड्यूस, ये जो 9070 पीस की जो डिमांड है वो कैटर कर सकता हूँ। तो इसको फुल, अब ये मुझे बनाने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्ड ओपन करने पड़ेंगे, मुझे 7 मोल्ड नंबर ऑफ मोल्ड ओपन करने पड़ेंगे। तब जाके मैं ये जो मेरा 7 मोल्ड जब ओपन करूंगा तब जाके मैं ये जो डिमांड है मेरी 8000 पर डे और 2 लाख पर मंथ ये कैटर कर सकता हूँ। अदरवाइज आप बोलोगे यार यहाँ तो 2 लाख में 6 मोल्ड लिए हैं, तो भाई यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरा एक था, वहां मेरे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 3 इन्वॉल्व हो गए इस पार्ट को बनाने में, ठीक है, इसलिए मेरा नंबर ऑफ मोल्ड बढ़ गए। क्यों, क्योंकि मेरा जो और जो 2 प्रोसेस ऐड हुए उनका भी यील्ड रेट जुड़ेगा ना भाई। अगर मैं उसको नहीं जोड़ूंगा तो वो एक रिस्क है कि आप डिलीवरी अचीव कर पाओगे नहीं कर पाओगे, हमेशा अनसर्टी बनी रहेगी। तो गाइस होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और अगर किसी के पास कुछ अच्छा इनपुट है व्हाट आई हैव मिस्ड हियर, सो यू कैन शेयर विद मी सो दैट आई कैन एड इट इनटू माय नॉलेज बैंक। नॉलेज शेयरिंग तो हमेशा अच्छी चीज है, राइट। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।